नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में निर्माणाधीन नेशनल सेंटर ऑफ द एजिंग के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। यह केंद्र बुजुर्गों के साथ उपचार और जेरियाट्रिक चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और नेशनल सेंटर ऑफ द एजिंग के शुरू होने से पूर्वांचल सहित आसपास के क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। बसपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति अब प्रभावहीन हो चुकी है और समावेशी विकास तथा सशक्तिकरण की ताकत ने ऐसे राजनीतिक प्रयासों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवार केंद्रित राजनीतिक दल सत्ता से बाहर होने के बाद अक्सर आंतरिक संकट और टूट का सामना करते हैं और नकवी ने कहा है कि जनता जब ऐसे दलों को सत्ता से बेदखल करती है तो या तो पार्टी में विभाजन होता है या फिर परिवार के भीतर ही मतभेद उभर कर सामने आते हैं। उनके इस बयान को पश्चिम बंगाल की राजनीति और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने कम्युनल मुसलमानों को लेकर कि मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी किस तरीके से मिसलीड कर रही है, इस मामले पर FIR उनके ऊपर हो चुकी है। देखो, जो कम्युनल पोलराइजेशन का इनका जो छल था वो समावेशी सशक्तिकरण के बल से छूमंतर हुआ है। कम्युनल पोलराइजेशन का छल जो इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है, इम्पावरमेंट है, उसकी ताकत से जो है वो छूमंतर हुआ है। इस बात को जो है वो भी अच्छी तरह समझिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इस तरह की जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां हैं, जब तक पावर रहता है तब तक उस पार्टी के लोगों का उसके साथ प्रेम रहता है। पावर खत्म, प्रेम अजम। आपने देख लीजिए इनके यहाँ क्या हो रहा है। तो जब तक ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां होती हैं तो जब जैसी पावर से जो है वो जनता बेदखल करती है, वैसे ही जो है वो उनके यहाँ जो है वो या तो पार्टी टूट जाती है या परिवार टूट जाते हैं। ये आपने नजारा देखा होगा। क्योंकि जब आपकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता ना होकर के केवल सत्ता लोलुप प्रतिबद्धता होगी तो निश्चित तौर से इसी तरह के नजारे दिखाई पड़ेंगे। रायपुर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए
उन्हें सामाजिक परिवर्तन का महान प्रतीक बताया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय और परिवर्तन की एक अमूल्य धरोहर भी थे। और उन्होंने कहा कि आज बाबा साहेब पूरे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनके विचार देश को समानता तथा न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे बाबा साहेब के चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बाबा साहेब के योगदान को राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बताया। मित्रों, अपने सपनों के शहर इंदौर में आज ब्रिक्स कंट्रीज के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और डेलीगेशन के बाकी सदस्य आए हुए हैं। इंदौर कोलकाता से राजनीतिक बयानबाजी की बड़ी खबर सामने आई है। बसपा नेता लोकेश चटर्जी ने भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। लोकेश चटर्जी ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ जांच की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की जनता को लूटने और उन पर अत्याचार करने वाले लोगों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बसपा नेता ने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में विकास के अपेक्षित कार्य नहीं हुए और सत्ता में रही सरकार ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। और उन्होंने कहा है कि नई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर व्यवस्था को साफ करने के काम करेगी। अभिषेक बनर्जी के घर में फिर से पुलिस पहुंची है। वहां पे शालपुनी थाने के पुलिस वहां पहुंची हुई है। ईडी का रेड भी चल रहा है। मदन मित्रा के घर में ईडी पहुंची है। लगातार जिस तरह का ये जो प्रोसेस देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कल रात में भी सीआईडी की टीम पहुंची, वहां उनको फिर से नोटिस जारी किया है। दूसरे मामले में क्या कहना है? जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, क्या कहना है? करप्शन किया तो होना ही चाहिए ना। ये सरकार परिवर्तन हुआ है। ये सरकार तो जो करप्टेड लोग है, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे। और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए। जो भी हो, मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल, काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं। जिस तरह का मुंबई से राजनीतिक गलियारों की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के संभावित विलय की चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हुसैन दलवाई ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस से अलग हुए नेताओं और दलों को वापस कांग्रेस में आना चाहिए। उनका मानना है कि देश में विपक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का सशक्त होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस विषय पर विचार कर सकते हैं और यदि उनकी पार्टी दोबारा कांग्रेस के साथ आती है तो राजनीतिक स्थिति और बेहतर हो सकती है। दलवाई के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष से एकजुटता की संभावनाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। एनसीपी शरद पवार की मर्जर की बात हो रही है कांग्रेस में। इसको लेके सुप्रिया सुले ने तो मना कर दिया, लेकिन नाना बुडेले का कल बयान आया कि शरद पवार की तरफ से ये कहा गया कि मर्जर करना है। ये ऐसा है कि अभी के हालात में ये जो कांग्रेस से टूटे हुए जो लोग हैं, ममता बनर्जी होने दो, पवार साहब होने दो, और जो भी है,
उन्होंने कांग्रेस में आना चाहिए और कांग्रेस मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या कोई लीडरशिप की बात नहीं है। अभी की लड़ाई अलग लड़ाई है और वो लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत संगठन होना बहुत ज़रूरी है। और ये स्प्रिंटर ग्रुप जो है वो आएंगे तो और अच्छा होगा। और पवार साहब इसके बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक दफ़ा वो बाहर थे, फिर राजीव जी की वजह से वो फिर कांग्रेस में आए, अभी भी वो आएंगे तो अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। डिंडीगुल से बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि आज युद्ध की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले युद्ध मुख्य रूप से सैनिकों और हथियारों के बीच लड़े जाते थे, लेकिन अब तकनीक का युद्ध का सबसे बड़ा आधार बन गई है। उन्होंने बताया कि आधुनिक युद्धों में राडार और सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स और उन्नत तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है, जिससे दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध में केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि साइबर और डिजिटल मोर्चों पर भी लड़े जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुश्मन देश के ट्रैफिक और सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचों को भी निशाना बना सकते हैं। और रक्षा मंत्री ने युवा सैन्य अधिकारियों और प्रशिक्षुओं से भविष्य की युद्ध प्रणालियों और रणनीतियों को गहराई से समझने का आह्वान करते हुए कहा है कि उनकी ट्रेनिंग और अभ्यास उन्हें अनिश्चित अभ्यास और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आमतौर पर अब तक युद्ध में दो वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट। लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता है, और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता है। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है। राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है, न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है। एक प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इमर्जिंग चैलेंजेस के प्रति सदैव सजग रहें, सदैव जागरूक रहें और आवश्यकता के अनुसार अपने रेस्पॉन्स को रिकैलिब्रेट करते रहें। नई जनरेशन के आप सभी वॉरियर्स से मैं कहना चाहूंगा कि आप आने वाले समय के इन वार सिस्टम और स्ट्रेटजीज को भी भली भांति समझें। साथियों, आपको इन्हें अडॉप्ट करना है। दिल्ली से विकास कार्यों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने बावाना विधानसभा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं पर जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। मंत्री ने कहा है कि भावना क्षेत्र की लंबे समय तक उपेक्षा की गई, लेकिन अब यहां व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में करीब 20 गलियारों और सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेगी। और रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा है कि डीप बिहार के विकास और उत्थान के लिए दिल्ली सरकार तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विशेष प्रयास किए गए हैं। और उन्होंने बताया है कि आज इन विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है और अगले 6 महीनों में परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
आज यहाँ पर क्या सौगात मिली है दिल्ली वासियों को और यहाँ के लोगों को, दीप बिहार वासियों को? मैं आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो लगातार अंत्योदय का परिचय देते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति का हर वो काम हो पाए, उसके कारण से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से पदभार संभाला है, ये वो क्षेत्र है बवाना विधानसभा कहलाती है। यहाँ पर हर सरकारों ने हमेशा उपेक्षा की और कभी भी कोई कार्य नहीं करने दिया। आज मैं दीप बिहार के अंदर 20 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ के सभी गलियारे, सभी रोड बनने वाले हैं। इससे पहले यहाँ का जो रोड नाला ही नहीं था, जिसके कारण से यहाँ के पानी की निकासी, उस नाले का भी उद्घाटन पहले कर चुके हैं। और आज 20 करोड़ रुपए की लागत, यानी लगभग अनुमानित करें तो अकेली कॉलोनी के अंदर लगभग 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत लगाकर हमने इस दीप बिहार का उत्थान करने का कार्य दिल्ली की सरकार और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। आज उसका उद्घाटन था और उद्घाटन के अंदर दीप बिहार वालों निवासियों का जो उत्साह था और जो विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिल्ली की सरकार के अंदर, वो मुझे देखने को भी मिला। मैं पूरे दीप बिहार के निवासियों को तो बधाई देता ही देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद है कि वो हर जगह दिल्ली की सच्चाई अवगत कराते हैं, पूर्वोत्तरी सरकार को उसका सच्चा आईना दिखाते हैं कि उन्होंने कहने के लिए तो काम कहा पर हमेशा भ्रष्टाचार किया। आज प्रामाणिकता से काम हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हर आदमी का वो काम किया जा रहा है जो उसकी जरूरत है। ऐसे ही दीप बिहार आने वाले समय में लोगों का मन करेगा कि कहीं मकान हो तो दीप बिहार के अंदर हो। और ये दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 20 करोड़ रुपए का ये बजट है। लगभग 6 महीने इस काम को पूरा होने में लगेंगे और 6 महीने के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वो पुराने वाला दीप बिहार नहीं है जो दिल्ली के पॉश कॉलोनी के रूप में दिखाई थी, ऐसा मेरा विश्वास भी है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा है कि इंदौर में स्वच्छता के क्षेत्र में न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ब्रिक्स देशों की यहां महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में आयोजित हो रही है और यहां की मेहमानवाजी, स्नेह तथा आत्मीयता की स्मृतियाँ सभी प्रतिनिधियों के हृदय में हमेशा अंकित रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस सम्मेलन से निकले निष्कर्ष और प्रस्ताव भविष्य में इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाने जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए ब्रिक्स वाटिका में सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है। और उन्होंने कहा है कि दुनिया को आज समन्वय, शांति और प्रेम का संदेश देने की आवश्यकता है। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान समय का संदेश है कि संघर्ष नहीं समन्वय और युद्ध नहीं शांति और घृणा नहीं प्रेम। मित्रों, अपने सपनों के शहर इंदौर में आज ब्रिक्स कंट्रीज के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और डेलीगेशन के बाकी सदस्य आए हुए हैं। इंदौर ने स्वच्छता में मिसाल कायम की है, केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में। ब्रिक्स कंट्रीज की जो बैठक है ये बहुत सार्थक हुई है। उसकी स्मृतियां सबके हृदय पटल पर अंकित रहे और इंदौर ने जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता इस आयोजन में आए प्रतिनिधियों के साथ दिखाई है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। प्रतिनिधि गदगद हैं। लेकिन इंदौर को भी याद रहे कि ब्रिक्स का ये सम्मेलन इंदौर में हुआ था, जिसमें आज एक डिक्लेरेशन होगा और इंदौर में हुआ इसलिए इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से ही उसकी चर्चा होगी। तो इन स्मृतियों को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए और दुनिया को ये संदेश देने के लिए
कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है। ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है। ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा और संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम। और इन पेड़ों की तरह हम धरती को बचाने का काम करते रहें। मैं भी आनंदित और प्रसन्न हूं और धन्यवाद देता हूं इंदौर को, यहाँ के मेयर साहब को, यहाँ के मंत्री जी जो राज्य सरकार में हैं, रमेश जी जो लोकप्रिय विधायक है, पूरी टीम को जिन्होंने इस स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए ये ब्रिक्स वाटिका स्थापित किया है। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक जुड़े रहूं भारत के साथ।